हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग भाई। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम है प्रभात। क्लास 12th केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। आज हमारा इस चैप्टर का है लेक्चर नंबर 8। आज के दिन हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना शुरू कर देंगे, विच इज फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये टॉपिक से हमारे एग्जाम में, चाहे वो स्कूल एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, या तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं या किसी और टॉपिक के साथ मिक्स करके इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना और कोई टाइम वेस्ट करे सीधे हम लोग अपने डिस्कशन पर पहुंच जाते हैं और यह पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि फिनॉल किस तरह की केमिकल रिएक्शंस हमें शो करके देता है। तो फिनॉल की सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जो केमिकल रिएक्शन है वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बेसिकली में फिनॉल इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। देखो ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है, फिनॉल में बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। ये बेंजीन रिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स का रेजोनेंस करती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होती है। अब अगर बेंजीन रिंग बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसके ऊपर ऐसी चीजें बड़ी आसानी से अटैक कर सकती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। और इलेक्ट्रोफाइल्स ऐसी ही स्पीशीज होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है। तो बेसिकली में इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल ऐसी स्पीशीज होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। स्पीशीज विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, which are electron deficient। अब इसी वजह से इन्हें इस तरह से सिंबल दिया जाता है E प्लस। E का मतलब इलेक्ट्रोफाइल, प्लस का मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं और बेंजीन रिंग जो फिनॉल के अंदर प्रेजेंट है ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रोफाइल बड़ी आसानी से बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक कर सकते हैं। अब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर बेंजीन रिंग में अटैक करेगा, फिनॉल की बेंजीन रिंग में, तो वो इन 5 में से किसी एक कार्बन पे करेगा, क्योंकि एक कार्बन पे ऑलरेडी OH ब्लॉक्ड है। तो इलेक्ट्रोफाइल इन 5 में से दो इंपॉर्टेंट कार्बन को ट्रिगर करता है, दो बड़े इंपॉर्टेंट कार्बन पर अटैक करता है। पहला OH के ठीक बगल वाला कार्बन और एक OH के जस्ट अपोजिट वाला कार्बन। OH के जस्ट अपोजिट कार्बन पर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो यहां पर जो भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोफाइल इस हाइड्रोजन को हटा देगा, खुद इसकी जगह पर लग जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इस हाइड्रोजन को हटा रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसलिए इसे बोल रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल। देखो जो बच्चे क्रिकेट के शौकीन हैं उन्हें पता होगा क्रिकेट में सब्स्टिट्यूट फील्डर कौन होता है। वो फील्डर जो एक्चुअल में ग्राउंड पर पहले से प्रेजेंट फील्डर को हटाकर उसकी जगह पर आता है। ऐसे ही यहां पर बेंजीन रिंग में पहले से हाइड्रोजन प्रेजेंट था, इसे हटाकर इलेक्ट्रोफाइल आया है, तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल ने इस हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन करा है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को बुलाया जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन फिनॉल में हुआ इसलिए इसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल बोल रहे हैं। तो पैरा पोजीशन पे आकर इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा, या फिर कहां पर आकर इलेक्ट्रोफाइल लगेगा? OH के ठीक बगल वाले कार्बन पे, जो कि है ऑर्थो पोजीशन। तो ये जो पैरा पोजीशन पर लगा है इसे बोलेंगे पैरा आइसोमर, और जो ऑर्थो पोजीशन पर आकर इलेक्ट्रोफाइल लगा है इसे बोलेंगे ऑर्थो आइसोमर। अब अलग अलग कंपाउंड के नाम में ये आइसोमर के नाम अलग होंगे। हो सकता है नाइट्रोफिनॉल बन जाए तो पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनेगा। अगर मान लो Cl लगा दिया E की जगह पर, अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल की जगह पर Cl लगा दिया तो पैरा क्लोरोफिनॉल बन जाएगा, ये ऑर्थो क्लोरोफिनॉल बन जाएगा। ये दो टाइप के स्ट्रक्चर बनेंगे। तो अब एक लाजमी सवाल ये आ जाता है कि यही दोनों क्यों बनते हैं? ये जो मेटा वाली पोजीशन है इस पर इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक क्यों नहीं करता? तो बेसिकली में मेटा पर भी आता है, पर वो इतना कम बनता है क्वांटिटी में, हम उसे कंसीडर ही नहीं करते, वो बहुत माइनर क्वांटिटी में बनता है। ये दोनों मेजर क्वांटिटी में बनते हैं और इसमें से भी ज्यादातर मेजर प्रोडक्ट ये पैरा आइसोमर होता है। ऐसा क्यों होता है? इसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी आपके एग्जाम के लिए रहती है। क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि जब इलेक्ट्रोफाइल फिनॉल पे अटैक करता है, क्यों ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही मेजरली बनते हैं, मेटा वाला प्रोडक्ट क्यों नहीं बनता है? तो उसके पीछे रीजन आप यहां से दे सकते हो। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब फिनॉल में होता है तो मेजरली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही यह सब्स्टिट्यूशन हमें क्यों देखने को मिलता है? तो इसका रीजन एक्सप्लेन करा जाता है फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करके देगा। कैसे देगा? तो फटाफट फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं मेरे बच्चे।
तो फिनॉल में हमारे पास OH के ऑक्सीजन के पास यहां पर लोन पेयर अवेलेबल होते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊं, हालांकि आपको दिख ही रहा होगा, लेकिन अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ऑक्सीजन जो फिनॉल से अटैच है, फिनॉल में बेंजीन से अटैच है, उस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। और बेंजीन के ये जो पाई बॉन्ड हैं, ये लोन पेयर से अल्टरनेट पोजीशन पर हैं। यहां लोन पेयर, यहां सिग्मा बॉन्ड और यहां पाई बॉन्ड। कभी भी लोन पेयर और पाई बॉन्ड अगर अल्टरनेट मिलता है तो यहां पर रेजोनेंस की प्रोबेबिलिटी होती है। रेजोनेंस का मतलब है इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करेंगे, और ये माइग्रेशन हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ होता है। जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाएगा। लोन पेयर में हमेशा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, पाई बॉन्ड में हमेशा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है लोन पेयर के कंपैरिजन में। तो इसलिए लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन हमेशा पाई की तरफ शिफ्ट होंगे। ये जो एरोस का आपको रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, ये यही बताने के लिए दिया गया है कि ऑक्सीजन का लोन पेयर इस सिग्मा बॉन्ड के साथ एक और बॉन्ड बनाएगा, तो यहां पर पाई बॉन्ड आ जाएगा और पाई इलेक्ट्रॉन आगे वाले एटम पर माइग्रेट कर जाएंगे। जब ये पाई बॉन्ड आगे वाले एटम पर माइग्रेट करते हैं तो इस पाई बॉन्ड को बनाने में दो इलेक्ट्रॉन लगे होंगे, एक इस कार्बन का और एक इस कार्बन का। दोनों इलेक्ट्रॉन अगले वाले कार्बन पर माइग्रेट हो जाएंगे और हमें एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। कैसा दिखेगा वो? कुछ ऐसा। इस ऑक्सीजन का लोन पेयर एक और बॉन्ड बना रहा है नीचे, तो यहां पे डबल बॉन्ड आ गया। ऑक्सीजन जब भी तीन बॉन्ड बनाता है तो हमेशा उसके ऊपर फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो हमने यहां पर बना दिया। अब रेजोनेंस के चक्कर में अगर यहां पर एक और पाई बॉन्ड आ गया है इस एटम के बीच में, तो ये एटम अपने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अगले एटम की तरफ दे देगा। जब अगले एटम की तरफ ये दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इन दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का भी है, जो कि इस कार्बन के ऊपर एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। पर दो इलेक्ट्रॉन आए हैं तो वो लोन पेयर के फॉर्म में आएंगे। तो यहां पर भी वही कहानी कि ये लोन पेयर और ये पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट है। ऑल्टरनेट की पहचान क्या होती है? लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में सिग्मा बॉन्ड होता है। तो ये हमें मिल गया फिर से वो कंडीशन जहां पर रेजोनेंस हो सकता है। तो अब ये लोन पेयर इस पाई के साथ रेजोनेंस करेगा। अच्छा, कई बार बच्चों को यहां पर डाउट आता है कि दो इलेक्ट्रॉन आए थे तो दो माइनस चार्ज आना चाहिए, एक ही माइनस का चार्ज क्यों लगाया है? रीजन बड़ा सिंपल है मेरे बच्चे। एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का अपना है, अपना ही इलेक्ट्रॉन जब इसके पास आएगा तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, चार्ज हमेशा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। तो इसलिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है तो एक नेगेटिव चार्ज। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो पाई बॉन्ड अब की बार यहां आ जाएगा और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम पर चले जाएंगे। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम पर आ गए। अब ये लोन पेयर और ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है, क्योंकि लोन पेयर और पाई के बगल बीच में एक सिग्मा बॉन्ड आ गया। जब भी ऑल्टरनेट लोन पेयर और पाई बॉन्ड मिलेगा तो एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है रेजोनेंस की, रेजोनेंस हो सकता है। अब ये लोन पेयर कहां जाएंगे? सिग्मा की तरफ। तो ये पाई बॉन्ड आगे चला जाएगा ताकि इस एटम के बॉन्ड एक्सीड ना हो जाए। अच्छा, बच्चों के मन में डाउट आ सकता है, ये पाई आगे जा क्यों रहा है? अरे ये पाई इसलिए आगे जा रहा है क्योंकि अगर ये कार्बन एक नया बॉन्ड बनाएगा तो पुराना बॉन्ड इसे तोड़ना पड़ेगा ताकि इसका ऑक्टेट स्टेबल रहे। तो अब अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अब पाई इलेक्ट्रॉन इस एटम पर आ जाएंगे और डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा। तो डबल बॉन्ड यहां आ गया, पाई इलेक्ट्रॉन यहां आ गए। फिर से रेजोनेंस हो सकता है और रेजोनेंस होकर ऐसा दूसरा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये फिनॉल के 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। अब इन स्ट्रक्चर्स को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम पाओगे कि रेजोनेंस की वजह से ऑक्सीजन के जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन हैं, या तो वो ठीक OH के बगल वाले कार्बन पे आ रहे हैं जिसे हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर आ रहे हैं, या फिर जस्ट अपोजिट पर आ रहे हैं जिसे बोलते हैं पैरा पोजीशन। इस पोजीशन को भी ऑर्थो ही बोला जाता है। तो आप नोटिस कर सकते हो कि फिनॉल में OH के लोन पेयर के रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी नेगेटिव चार्ज ज्यादा देखने को मिल रहा है। और जहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक भी वहीं पर करेगा। तो मुझे उम्मीद है ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई है कि इलेक्ट्रोफाइल दरअसल में इसी के ऊपर अटैक क्यों करता है। अब एनिमेशन डालने का एक नुकसान ये है कि पूरा बैक जाना पड़ेगा ऐसे। तो इलेक्ट्रोफाइल क्यों ऑर्थो और पैरा पर ही अटैक कर रहा है, ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई है। मुझे उम्मीद है इस बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं है, और ये क्वेश्चन काफी पूछा भी जाता है। ठीक है, चलो अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो कभी भी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि यार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फिनॉल में ऑर्थो और पैरा पर क्यों होता है, तो आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर बस इतना लिख देना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेंस में ऑर्थो और पैरा ग्रुप पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ज्यादा होती है,
इसीलिए ये ऑर्थो पैरा पर ही इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कराता है, पहली बात। दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, कई बार बच्चों के मन में केमिस्ट्री में इस तरह का इस जगह पर डाउट आ जाता है कि जब कभी भी फिनॉल में, फिनॉल को ना ऐसे भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप अंदर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड बनाओ। ये सर्कुलर रिंग ये रिप्रेजेंट करती है कि जो अंदर डबल बॉन्ड है वो पूरी रिंग में रेजोनेंस कर रहे हैं, तो आप ऐसे भी बना सकते हो। फिनॉल में जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो कई बार बच्चों को डाउट आता है कि क्या सिर्फ इसी ऑर्थो पर ये अटैक करेगा, बगल वाले ऑर्थो पर क्या अटैक नहीं करेगा, हमेशा राइट वाले पर अटैक करेगा। अरे मेरे बच्चे, आप चाहे राइट पे अटैक कराओ या लेफ्ट पर एक बार अटैक कराओ, दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है, ये दोनों सेम ही चीज होती है। अगर किसी एक ही ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कर रहा है तो ये और ये स्ट्रक्चर सेम है, इसको फ्लिप करके देखोगे तो ये चीज इधर की तरफ दिखाई देगी, लेफ्ट की तरफ, तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, तो ये दोनों ऑर्थो एक ही जैसे हैं, चाहे इधर अटैक हो चाहे इधर अटैक हो, अगर एक ही ऑर्थो पोजीशन पे अटैक हो रहा है। तो इस बारे में कोई चिंता मत करना कि राइट वाले पे अटैक कर रहा है लेफ्ट वाले पे नहीं, लेफ्ट वाले पे कराओगे तो भी यही प्रोडक्ट बनेगा, ये बात याद रखने की जरूरत होती है। अब इंपॉर्टेंट सवाल यह आता है कि कौन कौन से अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रोफाइल ही आपको याद रखने की जरूरत होती है। फटाफट देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो इलेक्ट्रोफाइल इस्तेमाल कर सकते हैं वो है मेरे बच्चे नाइट्रो ग्रुप, NO2 प्लस ग्रुप। और NO2 ग्रुप को जब हम फिनॉल में लगाएंगे तो इसे बोलेंगे नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। अब नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल करा कैसे जाता है, तो अगर हम फिनॉल की रिएक्शन HNO3 से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये HNO3 हमें प्रोड्यूस करके देगा या रिएक्शन में प्रोड्यूस करके देगा NO2 प्लस ग्रुप। अब NO2 के ऊपर अगर प्लस है तो ये बात हमें समझ में आ रही है कि ये खुद अपने आप में एक इलेक्ट्रोफाइल है, और अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये इलेक्ट्रोफाइल फिनॉल में OH के या तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा या फिर पैरा पे अटैक करेगा। तो या तो ऑर्थो पर NO2 आ जाएगा जिसे हम बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, या फिर पैरा पे NO2 आ जाएगा जिसे हम बोलेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल। और हुआ क्या है, दरअसल में अगर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनाओगे तो यहां पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो हाइड्रोजन हट जाएगा, उसकी जगह पर NO2 आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि यहां पर हाइड्रोजन भी रहे NO2 भी रहे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा करने पर इस कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे। काउंट करो, 1 2 3 4 5, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 5 बॉन्ड नहीं बन सकते, हाइड्रोजन को हटाकर ये बॉन्ड बना है। ऐसे ही पैरा पोजीशन पर NO2 आ जाएगा तो पैरा नाइट्रोफिनॉल बन गया। इन दोनों में बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, वैसे मेजरली ना पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है, ज्यादातर पैरा प्रोडक्ट इसलिए मेजर होता है क्योंकि इन दोनों ग्रुप के बीच में इतना डिस्टेंस है कि इनके बीच में रिपल्शन कम होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में रिपल्शन ज्यादा होता है। भाई इस ग्रुप में भी आप इसके अपने इलेक्ट्रॉन होंगे, इस ग्रुप में भी इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपल्शन की वजह से किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर अनस्टेबिलिटी आती है। और अगर ये कंपाउंड अनस्टेबल होने लगा तो ये क्वांटिटी में कम बनेगा। यूजुअली ऐसा देखा गया है कि पैरा प्रोडक्ट बेंजीन वाले सब्स्टिट्यूट्स के अंदर मेजर बनता है, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं एक्सेप्शन होता है, यहां पर ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मेजर बनता है। क्योंकि अगर एक्सेप्शन नहीं हो रहा होता तो मैं इतनी कहानी आपको बताता ही हूं। यहां पर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मेजर बन जाता है। क्यों बनता है उसके पीछे एक रीजन है। दरअसल में यहां पे OH के H और NO2 के O के बीच में हमें इंटेरा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। इंटेरा का मतलब विद इन द मॉलिक्यूल। यहां पर अगर इंटर होता, ठीक है, तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल लगते, तो इंटेरा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इस ऑर्थो वाले आइसोमर को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। और जिन बच्चों ने प्रीवियस सारे लेक्चर अटेंड करे हैं उन्हें पता होगा कि इसी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखकर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ और इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हमने बहुत डीप डिस्कशन करा था। अगर आपने वो चीजें नहीं पढ़ी क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं, ये एक्सेप्शन केस है, तो जाकर वो वीडियो जरूर देख लेना। आई बटन पर मैं इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला लेक्चर होगा फिनॉल की या अल्कोहल की, उसमें जाकर वो सारी बातें हमने देखना कवर करी है, और जहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करी है वहां पर भी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ के एक्सेप्शंस को हमने एक्सप्लेन करा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अब इस रिएक्शन में ना इसकी मैकेनिज्म में हमें जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है,
क्योंकि अगर आपने क्लास 11th के बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की मैकेनिज्म को स्टडी करा है, ऑलमोस्ट वही चीज होती है कि NO2 अटैक करेगा, पहले एक हमारे पास इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनेगा जो रेजोनेंस स्टेबलाइज रहेगा, वो फिर हाइड्रोजन को रिप्लेस हटाएगा ताकि एरोमेटिक कंपाउंड दोबारा बन सके और ये स्टेबल हो जाएगा। अब जो कहानी मैंने बोली है कुछ बच्चों को समझ में आई होगी, कुछ बच्चों को नहीं, तो जिन्हें समझ में आ गई वेल एंड गुड, जिन्हें नहीं समझ में आई है मेरे बच्चे देखो, यहां पर ना हमारे लिए मैकेनिज्म उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती जितना हमारे लिए ये कन्वर्जन इंपॉर्टेंट रखता है। तो मैकेनिज्म को 2 मिनट के लिए आप इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन कन्वर्जन याद रखने की बहुत जरूरत है। और मैकेनिज्म अगर आप लर्न करना चाहते हो तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है। अब यहां पर अगर बात करी जाए, यहां पर बस एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है, ये NO2+ बनता कैसे, ये जरूर पता होना चाहिए आपको। तो NO2+ बनने के लिए कुछ ऐसा होता है कि ये जो HNO3 लिया है आपने, इसका ऐसा स्ट्रक्चर है, NO2 ग्रुप अलग, OH ग्रुप अलग, देखो एक H 3 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन इधर और 2 बचे हुए ऑक्सीजन N के साथ हमने जोड़ दिए। ये HNO2 H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, H2SO4 H+ प्रोवाइड कर देता है इस ऑक्सीजन को, तो यहां पर आ जाता है OH, मतलब इस ऑक्सीजन के साथ 3 बॉन्ड बन जाते हैं। ये देखो ये वाटर बन रहा है, वाटर बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये बड़े आराम से इस मॉलिक्यूल को छोड़कर चला जाता है। साथ में H2SO4 ने अपना एक हाइड्रोजन दिया है तो खुद बन जाएगा HSO4-। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये अब वाटर हटा देगा और NO2 के ऊपर क्या आ जाएगा, देखो वाटर रिमूव हो गया इससे, तो यहां पर बन गया NO2+। ये NO2+ इलेक्ट्रोफाइली फर्दर पूरा अटैक करता है। कई बार ये स्टेप पूछ लिया जाता है, मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया है, इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन याद रखना, ऑर्थो और पैरा पे अटैक होगा, ठीक है। अब नाइट्रेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है। यहां पर दरअसल में हम लोग जो HNO3 इस्तेमाल करते हैं ये डाइल्यूट HNO3 होता है। अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लोगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी। अगर फिनॉल का ट्रीटमेंट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से करा दे, H2SO4 डालने की जरूरत ही नहीं है, आप बस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लो, तो इससे क्या होगा, जो NO2 ग्रुप है वो हर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आ जाएगा। इस वाले ऑर्थो पर भी, इस वाले ऑर्थो पर भी 2 ऑर्थो होते हैं, दोनों ब्लॉक हो जाएंगे और पैरा पर भी आ जाएगा। ये जो कंपाउंड है केमिस्ट्री में, अच्छा क्यों आ गया, क्योंकि बड़ा कॉमन सा रीजन है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में NO2 ग्रुप का बहुत ज्यादा हमारे पास अबंडेंस है, ये खत्म ही नहीं हो रहे। अब ये खत्म नहीं हो रहे तो ऑर्थो पर, जैसे मान लो पहले पैरा पे लग गए, ये ऑर्थो वाली जगह खाली है और ये बहुत सारे पड़े हैं, तो ये कहेंगे कि भैया तुम भटक क्यों रहे फालतू में, तुम्हारे पास अभी ऑर्थो पे तो जगह खाली है, तो ये जाकर एक और बार ऑर्थो पे लग जाएंगे, फिर एक और बार ऑर्थो पे लग जाएंगे। जब सारी जगह ब्लॉक हो जाएगी तब जाके इनकी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी कि अब हमारे पास रिएक्शन करने की और कोई जगह नहीं है, तो अब और नहीं लगते। अब यहां पर कई बार बच्चों को ना, जो खुरापाती बच्चे होते हैं, उनका दिमाग कहेगा अरे जब इतने ही सारे हैं तो यहां पर भी लग जाए। तो यहां पर पहली बात तो इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज कम आता है, और दूसरी बात अगर आपने बेंजीन में सब जगह भर दी ना तो ये इतना ज्यादा बल्की स्ट्रक्चर हो जाएगा कि खुद अनस्टेबल हो जाएगा, और रिएक्शन में अनस्टेबल चीजें बनना मतलब हम अवॉइड ही करते हैं, मोस्टली वो नॉर्मल कंडीशन में बनती ही नहीं है, तो इसलिए सारी जगह ब्लॉक नहीं हो सकती। लेकिन क्योंकि फिनॉल में OH इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा की तरफ डायरेक्ट करता है तो सारे ऑर्थो और पैरा पोजीशन ब्लॉक हो जाते हैं। अब ये जो कंपाउंड है इसका IUPAC नेम तो आप दे सकते हो OH, क्योंकि यहां पर मतलब प्रायोरिटी में फंक्शनल ग्रुप में NO2 के ऊपर आएगा, तो OH वाले कार्बन जो बेंजीन से जुड़ा उससे आप नंबरिंग कर सकते हो, और नंबरिंग अगर आपने करी तो 2, 4 और 6 पर नाइट्रो ग्रुप लगा है तो आप ऐसे बोल सकते हो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो, और फिनॉल इसका पूरा रूट वर्ड हो जाएगा। लेकिन इसको इसके कॉमन नाम पिक्रिक एसिड से ज्यादा फेमसली जाना जाता है, तो हमने पिक्रिक एसिड बनाया है। अब इसको फॉर्म करने की रिएक्शन कई बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है, पर यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, ये रिएक्शन जब हम करते हैं तो पिक्रिक एसिड बनता तो है पर ये बहुत पुअर यील्ड में बनता है, यानी इसका अमाउंट बहुत कम बनता है। अमाउंट कम बनने का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपने फिनॉल लिया 100 मॉलिक्यूल और इसकी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन कराई, तो वैसे स्टैइकोमेट्री के अकॉर्डिंग एक फिनॉल एक पिक्रिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो 100 फिनॉल्स के मॉलिक्यूल को 100 पिक्रिक एसिड बनाने चाहिए, क्योंकि ये तो अबंडेंस में है, ये कम है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये एक्सेस में है, बहुत सारा पड़ा है। ये हो सकता है 500, 600, 1000, 2000 मॉलिक्यूल पड़े हो, हमें उससे मतलब नहीं, जितना NO2 हमें चाहिए यहां पर मिलता रहेगा, ये कम है। लेकिन कम होने के बावजूद भी इस पूरे फिनॉल के 100 मॉलिक्यूल पिक्रिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होंगे,
हो सकता है 100 में से बस 20 या 30 ही पिक्रिक एसिड बनाए। अब 100 में से अगर 20 या 30 ही पिक्रिक एसिड बना रहे हैं तो इसका मतलब है ये जो अमाउंट हमें मिल रहा है ये लिए गए अमाउंट के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो जब कभी भी प्रोडक्ट का अमाउंट रिएक्टेंट के लिए गए अमाउंट के कंपैरिजन में बहुत कम बनता है तो हम बोलते हैं उस प्रोडक्ट की यील्ड बहुत कम है। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए क्योंकि इसके साथ साथ ना हमें ऑर्थो वाला आइसोमर भी मिलेगा, पैरा वाला भी मिलेगा, है तो यार इसके 100 ही मॉलिक्यूल। अब 100 मॉलिक्यूल में से कुछ ऑर्थो बनाएंगे, कुछ पैरा बनाएंगे, कुछ क्या करेंगे अपने आप के ऊपर और ज्यादा ऑर्थो और पैरा पे अटैक करने की जगह दे देंगे NO2। तो है 100 ही मॉलिक्यूल, कुछ ये बनाएंगे, कुछ ऑर्थो वाला, कुछ पैरा वाला, तो इसकी क्वांटिटी अपने आप कम हो जाती है और इस पे सब जगह अटैक करना भी मुश्किल होता है। तो इसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, इसकी यील्ड को बढ़ाने के लिए हम एक दूसरा रास्ता इस्तेमाल करते हैं और वही दूसरा रास्ता बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और दूसरा रास्ता कुछ इस तरह का होता है। फिनॉल की अब की बार डायरेक्ट रिएक्शन हम पहले कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से नहीं कराएंगे, पहले करा देंगे H2SO4 से रिएक्शन। जैसे ही आप H2SO4 से कराओगे तो H2SO4 इसमें SO3H ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर लगा देता है और जैसे ही SO3H ग्रुप यहां पर लगते हैं, अब जब हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करते हैं तो ये SO3H ग्रुप, ये SO3H ग्रुप दोनों जगह से निकल जाता है और इस वाली पोजीशन पर भी NO2 आकर लग जाता है और फिर से बन जाता है पिक्रिक एसिड। अब की बार इसकी यील्ड ज्यादा रहेगी। अब ऐसा क्यों है कि SO3H लगा देने से यील्ड ज्यादा हो गई? तो रीजन बड़ा सिंपल है मेरे बच्चे, एक बात समझना। यहां पर पहले केस में पिक्रिक एसिड बनाने के लिए इस ऑर्थो पोजीशन के हाइड्रोजन को, इस ऑर्थो पोजीशन के हाइड्रोजन को और इस पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन को, तीनों को हटाना था। ठीक है। अब एक्चुअल में ये हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड वाला जो मॉलिक्यूल है ये कार्बन के साथ यहां स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रखता है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए NO2 को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो कि तीनों बॉन्ड अगर तोड़ने तो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी डिमांड करता है और इसी चक्कर में, हाई एनर्जी डिमांड के चक्कर में यहां पर क्वांटिटी कम बनती है क्योंकि बहुत ही कम NO2 ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो इनके पास इतनी एनर्जी होगी ये जाकर आराम से इनके ऊपर अटैक करके इनको निकाल सके। लेकिन जैसे हम यहां पर हाइड्रोजन को पहले हटाकर SO3H लगा देंगे, ये SO3H इतने बल्की ग्रुप होते हैं कि इनका NO2 प्लस से सब्स्टिट्यूशन बहुत आसान हो जाता है। इस सब्स्टिट्यूशन का एक नाम भी है, इसे बोलते हैं इप्सो सब्स्टिट्यूशन, IPSO। अब एनसीईआरटी में गिवन नहीं है तो मैं डिटेल में नहीं जाने वाला बिल्कुल भी इसके। अगर आप मतलब पहले आप इसको समझो, NO2 प्लस इसलिए अब आसानी से अटैक करेगा क्योंकि ये SO3H ग्रुप ना बल्की ग्रुप है और खुद अपने आप में स्टेबल भी है। तो अगर ये बेंजीन से बाहर निकल भी गया तो ये आसानी से निकल सकता है क्योंकि ये अपने आप में स्टेबल है और बेंजीन में लगा होने की वजह से, अपने बल्की नेचर की वजह से बेंजीन को अनस्टेबल कर रहा है। तो बेंजीन यहां पर इप्सो सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करेगी और इस तरह के बल्की ग्रुप को बड़े आराम से निकाल सकती है। हाइड्रोजन को निकालने में दिक्कत होती, लेकिन इससे निकालना बड़ा आसान है। तो हमने NO2 का ध्यान भटका दिया। हमने क्या करा, हमने इससे कहा कि भैया तुझसे हम हाइड्रोजन हटवाएंगे नहीं, तुझसे हम हटवाने क्या वाले SO3H जो कि आसानी से खुद अपनी मर्जी से हट सकता है। तब तो तू खुश है ना, तब तो तू ज्यादा रिएक्शन करेगा इनके ऊपर। जब ज्यादा रिएक्शन करेगा तो आराम से तीनों जगह पर NO2 लगा देगा। अब एक और सवाल आता है कि अरे जब तीनों जगह पे NO2 लगाना तो तीनों जगह SO3H लगा दो, दो ही जगह क्यों लगाया? तीनों जगह लगाने से ना SO3H क्या करता है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। तीनों जगह अगर लग जाता तो दरअसल में बेंजीन रिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी, जो इलेक्ट्रॉन रिचनेस थी वो कम हो जाती। NO2 को फिर लगता है यहां तो नेगेटिव चार्ज ही कम है, तो अटैक करने के लिए उसे दरअसल में नेगेटिव चार्ज कम मिल रहा होता, अट्रैक्शन कम हो रहा होता NO2 का और रिएक्शन मुश्किल हो जाती। तो इसलिए हमने दो जगह पे कराया, तीसरी जगह छोड़ दी। आराम से फिर ये सारी जगह रिएक्शन करके पिक्रिक एसिड बना लेगा, इसमें गुड यील्ड मिलेगी। तो ये पिक्रिक एसिड बनाने का गुड यील्ड का तरीका है, ये भी बना सकता है पुअर यील्ड है। तो नाइट्रेशन के बारे में बहुत डिटेल में बात कर ली। अब ऐसी ही चीज ब्रोमीन भी करता है, ब्रोमिनेशन भी करेगा। तो ब्रोमिनेशन में क्या होगा, फिनॉल की रिएक्शन अगर आपने ब्रोमीन से कराई इन कार्बन डाइसल्फाइड एज अ सॉल्वेंट, कार्बन डाइसल्फाइड यहां रिएक्शन नहीं करने वाला, बस एक सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। जैसे नहीं एसिड बेस की रिएक्शन करने के लिए हम वाटर को एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही कई बार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिएक्शन कराने के लिए कार्बन डाइसल्फाइड को बस एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल करा जाता है। ये रिएक्शन में इतना पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बस इन दोनों को डिसॉल्व करने का काम करेगा ताकि ये दोनों आराम से रिएक्शन कर सके। तो कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में अगर ब्रोमीन की रिएक्शन करा जाती है फिनॉल से, कितने टेंपरेचर पे, 273, यानी लगभग 0 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर है। अब अगर ऐसा है
तो यहां पर पहली बात तो टेम्परेचर कम है तो रिएक्शन बहुत विग्रेस नहीं होगी, रिएक्शन बहुत नॉर्मल होती है। और यहां पर भी वही है, Br2 अपने आप प्रोड्यूस करके देता है हमें Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल या तो OH के ऑर्थो वाले हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा या फिर पैरा वाले को, एक टाइम पर एक को ही करेगा। तो या तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा जो कि माइनर प्रोडक्ट होगा, या फिर पैरा ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा जो कि मेजर है। और एक बात नोटिस करना, यहां पर पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर था, और जब नाइट्रेशन वाली बात करी थी तो नाइट्रेशन वाले में मैंने आपको बताया था कि ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मेजर बनता है। याद रखना, नाइट्रेशन अगर करोगे तो ऑर्थो मेजर बनेगा और पैरा माइनर बनेगा। इसका रीजन मैंने बताया था, इसका रीजन याद रखना, इसका रीजन है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, करना वही है। देखो बेसिकली में OH ना ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का मतलब है, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये नए इलेक्ट्रोफाइल को अपने रिस्पेक्ट में या तो ऑर्थो पे लगाएगा या फिर पैरा पे लगाएगा। ठीक है, लेकिन ब्रोमिनेशन जैसे नाइट्रेशन के दो तरीके थे, ऐसे ब्रोमिनेशन के भी दो तरीके हैं। अगर फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराया, पिछली बार ब्रोमीन CH2 में लिया था, अब की बार ब्रोमीन वाटर से अगर कराया, तो ब्रोमीन वाटर यहां पर तीनों जगह पर दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन को ब्लॉक करवा देगा और हमें बनाकर दे देगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। और यहां पर कोई गुड लीड का झमेला नहीं है, यहां पर आराम से इसका अच्छा खासा क्वांटिटी हमें मिल जाता है। कोई दूसरा मेथड हमने प्रिपेयर यहां पर नहीं करा है। तो याद रखना, इसमें क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ब्रोमीन देखकर। उनको लगता है ब्रोमीन है तो इस हर बार ये बनेगा, नहीं, हर बार ये नहीं बनेगा। ये बनता है ब्रोमीन अगर वाटर सॉल्वेंट में है, ब्रोमीन अगर कार्बन डाइसल्फाइड में है तो उसकी एक्टिविटी थोड़ी कम रहती है, और कम रहने की वजह से ब्रोमीन सिर्फ या तो ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे लगेगा। किसमें? अगर हमने कार्बन डाइसल्फाइड लिया तो ब्रोमीन या तो ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे। अगर वाटर में ले लिया तो तीनों जगह लग जाएगा, ऑर्थो और पैरा। सारे ऑर्थो ब्लॉक हो जाएंगे, पैरा ब्लॉक हो जाएगा। फिर आगे हम लोग बात करें अगर, तो फिनॉल की कुछ नेम रिएक्शन भी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये भी आती ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर ही है। ठीक है, लेकिन ये कुछ नेम रिएक्शन है तो इनको अलग से इज्जत देना जरूरी है। चलो फटाफट देखते हैं। पहली रिएक्शन कोल्बे रिएक्शन। अच्छा, एक्चुअल में एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा मेरे बच्चे, यहीं पर काम की बात है कि देखो अभी आप पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो आई एम सॉरी, तो ये आपके पास एक बहुत अच्छा मौका होता है कि अगर आप रिवीजन कर रहे हो, आप एक बार इस लेक्चर को रिकॉल कर रहे हो, तो जरूरी है कि आप एक एक्स्ट्रा नोट, एक एक्स्ट्रा शीट्स आप बना लो, एक एक्स्ट्रा नोटबुक आप बना लो जिसमें आप काम की सारी चीजें एक साथ लिखते रहोगे। जैसे नेम रिएक्शन ना आपके पास एक जगह कंपाइल होनी चाहिए सारी की सारी, ताकि उनका रेगुलर रिवीजन आप करते रह सको। तो अलग से शीट्स के अंदर आप व्हाइट शीट्स ले लो या पेजेस ले लो, उसके अंदर नेम रिएक्शन जो आप चैप्टर दर चैप्टर पढ़ते चले जा रहे हो, उन्हें अलग से कंपाइल करते रहो। ये पूरा टॉपिक तो नोट्स में जाएगा ही जाएगा, लेकिन वो शीट्स अलग से आपकी बनती रहे, क्योंकि आप रियलाइज करोगे जब इस टॉपिक पर आपका कमांड हो जाएगा तो मल्टीपल रिवीजन करने में वो शॉर्ट शीट्स, वो फॉर्मुला शीट्स, वो नेम रिएक्शन की शीट्स आपकी बहुत हेल्प करेंगी। मैं मतलब जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि ये शीट्स मैं भी आपको बना के दे सकता हूं, और बल्कि जैसे मेरी पूरी कोशिश है कि मैं बना के आपको देता रहूं, लेकिन वहां पर ना सारी मेहनत मेरी जाएगी। और होगा क्या, बस आप उसे डाउनलोड करके रख लोगे, उसे उतनी बार आप पढ़ोगे नहीं जितना आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आपने खुद हार्डवर्क करके वो बनाई होगी, खुद सारे पॉइंट्स आपने वहां पे लिखे होंगे जो आपको समझ में आते हैं, नहीं समझ में आते हैं सारे, क्योंकि मैं तो ये नहीं जानता ना कि आपको कौन कौन से पॉइंट समझ में आए, कौन कौन से नहीं समझ में आए हैं। रिवीजन के दौरान आपने खुद आइडेंटिफाई करे होंगे, तो ये आपके नोट्स में आप खुद लिख सकते हो। और जब अपनी हैंडराइटिंग में लिखोगे, आप हार्डवर्क करके उसको लिखोगे, तो आपको पढ़ने का और खुद से मन करेगा। इसीलिए कोशिश करिए कि ये सारी चीजें आप खुद से करो। जितना ज्यादा आप करोगे उतना आपको बेनिफिट रियलाइज होगा कि आपको हो रहा है। ठीक है, फिलहाल आ जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, कोल्बे रिएक्शन। अब कोल्बे के बारे में एक बात बता दूं, जब भी कोल्बे रिएक्शन का जिक्र आए तो कार्बोक्सिलिक एसिड जरूर आएगा। तो यहां पर फिनॉल की रिएक्शन अगर हम कराते हैं NaOH बेस से, तो फिनॉल एक एसिड भी है, इसका ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है। तो एसिड और बेस अगर रिएक्शन करेंगे तो ये हाइड्रोजन OH वाटर बनाकर अलग हो जाएगा, और इस O के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, जिसकी वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर एनायन बनेगा, और कैटायन की जगह पर आ जाएगा Na+ सॉल्ट बनाने के लिए। भाई एसिड बेस की रिएक्शन से क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। तो सॉल्ट में ये पूरा एनायन आएगा एसिड से, और कैटायन आएगा बेस से, तो ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड।
अब ये सोडियम फेनोक्साइड रिएक्शन करेगा मेरे बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड से पहले और बाद में किसी एसिड से। जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड और एसिड से रिएक्शन कराओगे तो फाइनल प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा कि ऑर्थो पोजीशन पे सीवेज ग्रुप लग जाएगा। ये सीवेज ग्रुप लगाने के लिए जो कार्बन और ऑक्सीजन आए हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड से आए हैं। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है। तो ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड बोला जाएगा आपका 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका आईयूपीसी नेम है। क्यों इसका आईयूपीसी नेम ऐसा क्यों आया, हाइड्रोक्सी क्यों आया, फिनॉल क्यों नहीं आ रहा यहां पर? दरअसल में COH की जो प्रायोरिटी है नेम देने में वो OH से भी ज्यादा है। तो बेंजोइक एसिड यहां पर रूट वर्ड की तरह इस्तेमाल होगा, और अगर बेंजोइक एसिड रूट वर्ड की तरह इस्तेमाल होगा तो OH एक सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, और OH सब्स्टिट्यूएंट का नाम है हाइड्रोक्सी, जो COH के बेंजीन वाले कार्बन से सेकंड पोजीशन पे लगा है। ठीक है, इसलिए इसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। हालांकि इसका कॉमन नाम ज्यादा पॉपुलर है सैलिसिलिक एसिड। और इसी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा भी था सैलिसिलिक एसिड से हम लोग एस्पिरिन बनाते हैं, जो कि एक तरह की एनाल्जेसिक मेडिसिन है, बहुत ही काम की है। वो रिएक्शन बार बार आपसे पूछी जाती है। तो ये 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर छोटी छोटी बातें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात, हमने सीधे CO2 से फिनॉल की रिएक्शन क्यों नहीं कराई? तो सीधे CO2 की रिएक्शन इसलिए नहीं कराई क्योंकि CO2 में जो कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से पॉजिटिव चार्ज आता है ये बहुत कम आता है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से अगर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आ गए तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आएगा नेगेटिव और कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव। पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाता, इसलिए पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आएगा। कई बार बच्चों को लगता है अरे इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो इसके ऊपर पूरा नेगेटिव पूरा पॉजिटिव आना चाहिए, ये अजीब सा ठा का सिंबल क्यों बनाया है, इसे डेल्टा बोलते हैं। तो इसलिए क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं आया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा शिफ्ट होकर इधर आ गया है, तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव इसके ऊपर चार्ज आया। अब क्योंकि कार्बन के ऊपर यहां पार्शियल पॉजिटिव है तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोफाइल है। ये फिनॉल के बेंजीन मतलब फिनॉल की बेंजीन रिंग के ऑर्थो और पैरा पर अटैक करने की पावर नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? क्योंकि ये बहुत ही वीक इलेक्ट्रोफाइल है। तो हम क्या करते हैं, इसको लालच देने के लिए बेंजीन रिंग के नेगेटिव चार्ज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और वो बढ़ाया कैसे जाता है, जैसे ही फिनॉल की रिएक्शन NaOH से करोगे तो ये ऑक्सीजन का हाइड्रोजन हट जाएगा और इस O के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है बेंजीन रिंग पे ये और ज्यादा बढ़ जाएगी, इसकी इलेक्ट्रॉन रिचनेस और ज्यादा हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन रिचनेस ज्यादा होने की वजह से अब ये वीक इलेक्ट्रोफाइल भी आराम से ऑर्थो पोजीशन पर अटैक कर पाएगा, और ऑर्थो वाला प्रोडक्ट यहां पर भी मेजर बनता है। ठीक है, तो ये कोल्बे रिएक्शन है, और कोल्बे है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का आना लाजमी था, वो आ गया। ठीक, तो ये रिएक्शन नेम रिएक्शन है, याद रखना। बाकी इसकी मैकेनिज्म भी समझ लेते हैं बहुत ही क्विकली, बहुत छोटी सी मैकेनिज्म है। सबसे पहले फिनॉल की एसिड बेस रिएक्शन होगी तो NaOH से आएगा OH-, जो इस फिनॉल के हाइड्रोजन को ले जाएगा वाटर के फॉर्म में और O के ऊपर आ जाएगा माइनस, और उस O-, ये जो हमारा आयन बनेगा ये है फिनॉक्साइड आयन। ये फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज रहता है। ठीक, और फिनॉक्साइड आयन क्योंकि पूरा O- है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पर ये बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, और अगर ये बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा तो CO2 जैसा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भी इसके ऊपर आराम से अटैक कर पाएगा। तो इस O- को वैसे तो स्टेबलाइज करने NaOH से Na+ आएगा। अब ये जो CO2 है ये CO2 पर बेंजीन का ऑर्थो पोजीशन का कार्बन अटैक करेगा। अच्छा, यहां पर ये पाई बॉन्ड नहीं होगा, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज बेंजीन के कार्बन डाइऑक्साइड के पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा, O के इलेक्ट्रॉन माइग्रेट हो जाएंगे। और मैंने कई बार आपको पहले बताया है अगर केमिकल रिएक्शन में कोई भी एक चीज दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करती है तो दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जहां पर अटैक हो रहा होता है उनके बीच में बॉन्ड बन जाता है। तो बेंजीन का कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, पर कार्बन डाइऑक्साइड में ऑलरेडी कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है तो इसे एक पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो ये ऑक्सीजन का एक पाई बॉन्ड तोड़ रहा है, तो हमें कुछ ये मॉलिक्यूल देखने को मिल जाएगा मेरे बच्चे। ठीक है, अच्छा इसमें यहां पर इसके पास हाइड्रोजन भी है। जैसे यहां पर ये बॉन्ड बना, अब ये हाइड्रोजन दरअसल में बाहर निकलेगा। ठीक है,
ये हाइड्रोजन बाहर निकलने की कोशिश करेगा और उसके चक्कर में ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बना लेगा और ये बन गया फिनॉल और यहां पर हमें मिल गया COO माइनस आयन। अब ये CO माइनस आयन H+ के साथ अटैक करता है, जो हमने H+ डाला था ना, उस H+ के साथ अटैक करेगा और बना लेगा सैलिसिलिक एसिड। इसमें ये पूरा मैकेनिज्म का स्टेप जाएगा और नोटिस करना CO2 के बाद H+ डालना जरूरी है, क्योंकि अगर CO2 आपने डाला तो सिर्फ CO माइनस आयन बन रहा है, सिर्फ कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है। अगर इस कार्बोक्सिलेट आयन को आपको वापस से क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपको एक्स्ट्रा H+ डालने की जरूरत है, एक्स्ट्रा एसिड डालने की जरूरत है, तब जाकर ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार इसमें पूछा भी जाता है कि ये एक्स्ट्रा H+ आपको CO2 डालने के बाद क्यों डालना है, क्योंकि अगर आप ये एक्स्ट्रा H+ नहीं लोगे तो ये कार्बोक्सिलेट बना रहेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए एसिड दोगे तब जाकर ये कार्बोक्सिलेट आयन ये H+ गेन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। चलो अभी कहानी को अब आगे बढ़ाते हैं। अब अगली रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे, रीमर-टीमन रिएक्शन के बारे में, और एनिमेशन थोड़ा सा खराब हो गया। रीमर-टीमन रिएक्शन में फिनॉल रिएक्शन करता है CHCl3 और NaOH के साथ, इन दोनों के साथ रिएक्शन करेगा। CHCl3 अगर आप लोग भूल ना गए हो तो हालांकि याद होना चाहिए, ये है क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ रिएक्शन करता है फिनॉल, ये एक इंटरमीडिएट बनता है CHCl2, यहां पर आ जाता है, यहां पर से एक Cl निकल गया है, बचा CHCl2, ये यहां पर आ गया। अब क्योंकि बेस लिया है तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, ये फिनॉक्साइड बना लेगा। ये इंटरमीडिएट है, ये रिएक्शन में बना नहीं रहेगा। अब इस CHCl2 में ये जो CH है इसके कार्बन के साथ 2 Cl जुड़े हुए। अब Cl जुड़े होने की वजह से इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये बॉन्ड ना बहुत पोलर बॉन्ड है जो वाटर से बड़ी आसानी से टूट सकता है। तो यहां पर इस बॉन्ड का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं और हाइड्रोलिसिस एक्चुअल में बेस की प्रेजेंस में करा जाता है। मतलब बेस लेते हैं, पानी लेते हैं, तो पानी इस बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस करेगा। जब इस बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा। अब पानी की हेल्प से अगर ये बॉन्ड तोड़ रहे हो तो एक रूल होता है, अगर पानी की हेल्प से आप कोई बॉन्ड तोड़ रहे हो तो पहले तो इस प्रोसेस को आप बोलते हो हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस में जिस बॉन्ड को आप तोड़ रहे हो उस बॉन्ड से जुड़े नेगेटिव एटम को वाटर का H मिलेगा और पॉजिटिव एटम को वाटर का OH मिलेगा। तो बेसिकली में इस कार्बन को हम क्योंकि 2 Cl वाले बॉन्ड तोड़ेंगे तो इस Cl और इस Cl को एक H 2 H मिल जाएंगे, तो इस कार्बन को 2 OH मिलेंगे। हम इस कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं, इस कार्बन को 2 H मिलेंगे। तो इस कार्बन को जब 2 OH मिलेंगे तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद रखना, किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन में, हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस में कभी भी अगर कार्बन को 2 OH मिलते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन के बीच में इसमें बहुत ह्यूज रिपल्शन आता है और यह अनस्टेबल हो जाता है। अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये अपने अंदर से वाटर निकालेगा मेरे बच्चे, और जब ये वाटर निकालेगा तो इस ऑक्सीजन इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये पूरी रिएक्शन होगी। कुछ ऐसा यहां पर भी होगा, ये C का 2 Cl के साथ बॉन्ड टूटेगा, दोनों जगह OH आएगा, दोनों जगह OH आएगा तो अनस्टेबल होने की वजह से, अगर एक ही कार्बन पे 2 OH है तो ह्यूज रिपल्शन की वजह से ये अनस्टेबल रहेगा। अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये HOH बाहर निकल जाएगा और इस ऑक्सीजन का इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा तो CHO ग्रुप आ जाएगा हमारे पास। तो ये CHO ग्रुप आ गया, लेकिन ये CHO ग्रुप तो आ गया पर ऊपर अभी भी हमारे पास ONA है, क्योंकि बेस है तो बेस इस ONA को OH में कन्वर्ट नहीं करेगा। और अगर हमें फिनॉल चाहिए तो इस ONA को हटाकर OH अगर लाना है तो एक्स्ट्रा एसिड डालना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा एसिड इस ONA को कन्वर्ट कर देगा OH में और फाइनल हमें मिल जाएगा सैलिसिलडिहाइड। तो रीमर-टीमन रिएक्शन दरअसल में काम आती है फिनॉल को सैलिसिलडिहाइड में कन्वर्ट करने में, और इसमें जो रिएजेंट हम यूज करेंगे वो होगा क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। बाद में आप H+ की रिएक्शन की वजह से इस ONO को OH में कन्वर्ट करोगे और फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा सैलिसिलडिहाइड। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म भी क्विकली एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इस मैकेनिज्म के ऊपर ना एक क्वेश्चन बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है हमारे एग्जाम में कि इस मैकेनिज्म का जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट है वो कौन है, मतलब कौन सी चीज है जो इस फिनॉल के ऊपर अटैक करती है, या जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है जो फिनॉल के ऊपर अटैक करता है।
कई बार बच्चों को लगता है वो CHCl2 है क्योंकि CHCl2 यहां पर आकर जुड़ गया है। ऐसा नहीं है, CHCl2 नहीं होता, CCl2 होता है, उसे बोलते हैं क्लोरो डाइक्लोरोकार्बिन। तो पूरी मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्लोरोफॉर्म है। अब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हम बेस से करा रहे हैं, आप KOH लो या NaOH लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जानबूझ के KOH ले लिया क्योंकि आपको ये बताना है मेरे को, आप NaOH भी ले सकते हो और KOH भी ले सकते हो। तो ये जो हमारा क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन भी बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। तो जैसे इस बेस की रिएक्शन आप क्लोरोफॉर्म से कराते हो, इस बेस का OH इस क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेता है और इस कार्बन पे आ जाता है माइनस चार्ज। अब इस माइनस को स्टेबलाइज करने के लिए ये भाई साहब खुद अपना Cl का एक बॉन्ड तोड़ देते हैं। मतलब यहां पे जो K+ हमारे पास अवेलेबल था, वो K+ इस Cl को बाहर निकाल देता है और अब हमारे पास इस कार्बन के ऊपर 2 Cl बच जाते हैं और इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। इसी स्पीशी को बुलाते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। नेगेटिव चार्ज कहां गया? दरअसल में Cl एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन Cl लेकर चला गया। तो कार्बन के पास अब बस अपने इलेक्ट्रॉन बचे। भाई कार्बन के पास यहां पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था और Cl कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया। अब कार्बन कह रहा है कि यार मेरा एक इलेक्ट्रॉन तुम लेके चले गए और मैंने किसी से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन बराबर ही हो गए। तो कार्बन के पास अब कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसकी वजह से कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। पर एक दिक्कत है, कार्बन का यहां पर ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है। अच्छा, कोई बच्चे कहेंगे कार्बन है कहां सर, दिख तो रहा नहीं है। तो जहां पर ये Cl टेढ़े से जुड़े हैं, यहीं पर क्या है, एक कार्बन है। बॉन्ड स्ट्रक्चर में इस कार्बन को हम शो करें या ना करें, मन की आंखों से देखोगे तो दिखेगा, और जब तक मन की आंखों से ऐसे कार्बन ना दिखे तो इसका मतलब अभी केमिस्ट्री में और पढ़ाई करने की जरूरत है। तो ये हमें दिख गया कार्बन, इसका ऑक्टेट इनकंप्लीट है, इसका ऑक्टेट इनकंप्लीट है, तो यानी ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अब ये अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो ये बेंजीन के ऊपर अटैक कर सकता है, तो ये भाई साहब बेंजीन के ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है, तो फिनॉल की रिएक्शन जो KOH से कराई थी, उसने सोडियम फिनॉक्साइड बना दिया। अच्छा, ये डाइक्लोरोकार्बीन भले चाहे इलेक्ट्रोफाइल है, पर एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसमें कहीं पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, न्यूट्रल स्पीशी है ये। ठीक है, तो इसीलिए आप बेस के साथ जो फिनॉल की रिएक्शन करोगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा, एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। इस आयन का नाम याद रखना, इसे बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। अब ये फिनॉक्साइड आयन क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये डाइक्लोरोकार्बीन जैसे वीक इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर भी अटैक कर लेगा, और ये कार्बन इस कार्बन के बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा। अब जैसे ही आप डाइक्लोरोकार्बीन के कार्बन के ऊपर बेंजीन का कार्बन जोड़ोगे तो इसे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। अब अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए इस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो उसी के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो CHCl2 बना लेगा, और बेंजीन रिंग फिर से कंप्लीट हो जाएगी, और O के ऊपर रेजोनेंस के बाद फिर से माइनस चार्ज आ जाएगा। हुआ क्या, O के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी रेजोनेंस के थ्रू वो इस कार्बन को शिफ्ट हुई। ये कार्बन अब अटैक कर गया क्लोरोकार्बन के ऊपर, तो यहां पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ कार्बन का डबल बॉन्ड बन गया। भाई यहां पर अगर लोन पेयर अटैक कर रहा है तो यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा ना, डबल बॉन्ड बना दिया हमने। इस कार्बन के ऊपर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आएगा, वो जाकर क्लोरीन के ऊपर क्लोरोकार्बन के ऊपर अटैक कर गया, तो उस कार्बन पर आ गया एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज। अब बॉन्ड बनाने के लिए उसने इसी हाइड्रोजन का अपने साथ बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को दे रहा है, और बेंजीन रिंग को अगर इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो जैसे इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, उसने ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बनाया उसके इलेक्ट्रॉन वापस दे देगा, तो उसके ऊपर फिर से माइनस आ गया। तो हमें ये पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिल गया। अब बेस की प्रेजेंस में हम इस Cl बॉन्ड को तोड़ देंगे, तो यहां पे OH आया। अब OH आया, ये पूरी शिफ्टिंग हुई, कैसे, O ने H के साथ बॉन्ड बना लिया, ये पाई बॉन्ड इधर आ गया, ये Cl बाहर चला गया, इतनी लंबी कैलकुलेशन हुई, ये हमारा पूरा कंपाउंड बन गया। ठीक है, तो ये तो मैकेनिज्म बताने का तरीका हुआ। इस मैकेनिज्म को बताने का मेन पर्पस है कि मेरे बच्चे आपको समझ में आए कि यहां पर हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो दरअसल में ये डाइक्लोरोकार्बीन है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, और इस तरह से हमारा फिनॉल फाइनली कन्वर्ट होता है सैलिसिलडिहाइड में। बहुत ही कॉम्प्लेक्स है मैकेनिज्म, मैं जानता हूं, लेकिन आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, ध्यान दोगे, तो आपको पक्का याद रहेगा। किन किन बातों पर ध्यान रखना है, जैसे यहां पर किस तरह से हमने ये जो एरो बने, इन एरो का खूब यूटिलाइजेशन करो आप। ये एरो आपको हेल्प करते हैं ये आइडेंटिफाई करने में कौन सी चीज कहां माइग्रेट कर रही है। ये लोन पेयर हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन की तरफ माइग्रेट कर रहा है, मतलब इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर माइग्रेट कर रहा है, यानी यहां बॉन्ड बनेगा। ये
एरो ऊपर की तरफ माइग्रेट कर रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे तो O के ऊपर माइनस, यहाँ H जुड़ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, फिर आगे फर्दर रिएक्शन हुई, हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल गया दरअसल में सैलिसिलडिहाइड। ये पूरी मैकेनिज्म जाने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाकी इंपॉर्टेंट तो कन्वर्जन है, कन्वर्जन याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ज्यादा तो झमेले नहीं है इसमें। पता है याद रखने वाली बात क्या है मैकेनिज्म से, कि इस कार्बन को ना, ये जो क्लोरोकार्बीन है, इसको जो हाइड्रोजन मिला है वो बेंजीन का मिला है। मैकेनिज्म वो बता रही है ना कि ये वाला बेंजीन का हाइड्रोजन इस कार्बन को मिल रहा है। तो इसके ऊपर ना एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ये बन सकता है, कई बार बच्चों को लगता है कि दरअसल में यहां पर जो CHO में H है, यहां पर CHO में जो H है, बच्चों को लगता है वो CHCl3 से आया है, क्योंकि यहां पर CH है, यहां पर भी CH है, तो बच्चों को लगता है कि ये जो हाइड्रोजन है ये इसी क्लोरोफॉर्म का है। बट जिनको मैकेनिज्म पता है उन्हें पता है कि नहीं भाई, यहां पर जो H है वो बेंजीन से आया है। अब ये बात चेक करने के लिए एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, वो मेरे बच्चे फिनॉल की रिएक्शन, यहां पर सब जगह ना वो ड्यूटेरियम लगा देगा, कहेगा फिनॉल में बाकी जो कार्बन हैं उन पे हाइड्रोजन नहीं बल्कि उसका आइसोटोप ड्यूटेरियम जुड़ा है, और CHCl3 से अगर हमने रिएक्शन कराई इसकी, ठीक है, पहले पूरे इस चीज से रिएक्शन करा दी, बाद में हमने इसमें थोड़ा सा एसिड डाल दिया बेस के साथ, तो अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब जिन बच्चों को ये रटा हुआ है कि अच्छा प्रोडक्ट तो CHO बनता है तो फटाक से CHO बना देंगे, लेकिन जिनको मैकेनिज्म पता है उन्हें याद होगा कि यार ये जो ड्यूटेरियम है ये इस कार्बन से फाइनली जुड़ने वाला है, और अगर ये ड्यूटेरियम इससे जुड़ने वाला है तो CDO बनेगा यहां पर, ठीक है। ये बात याद रखने की जरूरत होती है, इसीलिए मैकेनिज्म कभी कभी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैकेनिज्म से दो बातें क्लियर होती है कि भाई डाइक्लोरोकार्बीन इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है, और दूसरा फाइनल जो एल्डिहाइड बन रहा है उसमें कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो बेंजीन का अपना हाइड्रोजन है, ना कि क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन। अब जिन बच्चों को ये बात याद रहती है मैकेनिज्म से, वो ऐसे अच्छे ट्रिकी क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम, जो आपके वाइवा वाले एग्जामिनर होते हैं, कभी कभी वो भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की चीजें थोड़ा सा इन डिटेल जानने को आपको जरूरत होती है। बाकी मुझे उम्मीद है ये वाली चीज आपको अच्छे से पकड़ में आ गई होगी। आगे आ जाते हैं। अब रिएक्शन, एक्चुअल में नेम रिएक्शन दो ही बड़ी इंपॉर्टेंट थी, रीमर-टीमर रिएक्शन और कोल्बे रिएक्शन। इसके बाद फिनॉल की बड़ी दो सिंपल रिएक्शन है। फिनॉल की रिएक्शन अगर जिंक से कराओगे तो जिंक फिनॉल के ऑक्सीजन, जिंक की बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है टुवर्ड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेता है और हाइड्रोजन बेंजीन के फिनॉल की रिंग के बेंजीन रिंग के साथ जुड़कर बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो जिंक फिनॉल को रिड्यूस कर देता है बेंजीन में। कभी भी अगर आपको फिनॉल से बेंजीन बनानी और उसके आगे कोई रिएक्शन कंटिन्यू करानी है, सबसे बड़ा तरीका उसकी जिंक से रिएक्शन करा दो, बेंजीन आपको मिल जाएगी। ऐसे ही साथ में जिंक ऑक्सीजन के साथ अगर जुड़ गया है तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। हमें मतलब इससे है क्योंकि अब इसको आगे अलग अलग तरह के कंपाउंड्स में कन्वर्ट करा जा सकता है। सिमिलरली हम दरअसल में फिनॉल का ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं। तो फिनॉल का अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Na2Cr2O7 से रिएक्शन कराया जाए एसिडिक मीडियम में, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हो जाता है, और ये फिनॉल को ऑक्सीडाइज कर देता है मेरे बच्चे बेंजोक्विनोन में। तो ये हमें ये स्ट्रक्चर है बेंजोक्विनोन का, ठीक है। यहां पर हमें OH C डबल बॉन्ड O में और पैरा पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O में देखने को मिलता है, और इन दोनों के बीच में यहां पे डबल बॉन्ड आता है, बेंजोक्विनोन यहां पे मिल जाता है। अब ऐसे रिएक्शंस का कन्वर्जन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ऐसे रिएक्शंस की मैकेनिज्म में आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। देखो मोस्टली मैकेनिज्म उन चीजों की पढ़ो जो एनसीईआरटी में गिवन है या काफी इंटरेस्टिंग है। अब ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो सीधे आप उसका कन्वर्जन याद रखो, मोस्टली क्वेश्चंस के कन्वर्जन पर ही आएंगे। तो आई एम प्रीटी मच श्योर ये वाली चीज आपको पकड़ में आ गई होगी, फिनॉल की सारी रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। आज के लेक्चर में इतने ही रखेंगे, मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आई हैं, ठीक है। अगर समझ में आई है तो अप्रिशिएशन शो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहने का। बाकी आज के लेक्चर में इतने ही रखेंगे, लेकिन आज के लेक्चर खत्म करने से पहले एक छोटी सी बात बताऊंगा कि लेक्चर तो खत्म हो गया, आपने चीजें सीख ली हैं। एक बार 10 मिनट के अंदर सारी रिएक्शंस रिकॉल करने की कोशिश करो। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज के लेक्चर में आपने जो इकट्ठा करे हैं उन्हें रिकॉल करने की कोशिश करो। शॉर्ट नोट फॉर्मुला नोटबुक के अंदर या शॉर्ट शीट्स जो आप बना रहे हो, फॉर्मुला शीट्स जो आप बना रहे हो, शॉर्ट नोट्स जो बना रहे हो, उन शीट्स के अंदर वो सारे पॉइंट्स मेमोराइज करके लिखने की कोशिश करो। अगर वो सारे पॉइंट्स आपने पेपर पे लिख दिए तो इसका मतलब है आपको सारी चीजें याद रही हैं। अगर रिकॉल नहीं हो पाई हैं तो जाकर वापस से एक बार उन चीजों को देखो, दोबारा से रिकॉल करो, फिर
अपनी मेमोरी में बैठा लो, क्योंकि सिर्फ वीडियो देख लेने से चीजें समझ में नहीं आती हैं, अपनी मेमोरी में बैठाने के लिए उन्हें आपको एक्स्ट्रा वर्क करना ही पड़ेगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जम के पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो, जो भी डाउट आते रहे उसे हमारे साथ डिस्कस करते रहो। सी इन द नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।